नमस्कार साथियों, हिंदी प्रमा चैनल में आपका स्वागत है। हमने हिंदी व्याकरण पढ़ना प्रारंभ किया था और हिंदी व्याकरण में फर्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ण विचार। तो अब तक हमने इससे पिछले वाली क्लास में इसका परिचय देखा था हिंदी व्याकरण का, कि हिंदी शब्द क्या है, उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, किस तरीके से व्याकरण का अध्ययन करना भाषा के लिए आवश्यक है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। और वर्ण विचार के बारे में भी हमने थोड़ा सा पहले पढ़ लिया था, परंतु आज हम उस थोड़ा सा जो हमने पहले पढ़ा था उसका दोहरान करते हुए आगे के वर्ण विचारों के बारे में देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। वर्ण विचार किसी व्यक्ति के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है और उस भाषा को ही क्या कहते हैं, भाव अभिव्यक्ति का माध्यम कहते हैं। और वो भाव अभिव्यक्ति का जो माध्यम, जो भाषा बनती है, उसका निर्माण वाक्यों से होता है। क्योंकि किसी भी वाक्य में जब हम किसी भी वाक्य को बोलते हैं तो उसमें हमारे अंदर छिपे हुए भाव प्रकट होते हैं, वो छिपे हुए होते हैं उसमें। वाक्य के माध्यम से हम हमारे भावों को प्रकट कर सकते हैं। और जो वाक्य होता है वो सार्थक शब्दों से बनता है। सार्थक शब्दों का से तात्पर्य है ऐसे शब्दों से बनता है जिनका कोई अर्थ निकलता हो। और जो सार्थक शब्द होते हैं वो शब्द किससे बनते हैं, वर्णों के मेल से बनते हैं। इसी क्रम में हमने ध्वनि पढ़ा था कि ध्वनि क्या होता है। ध्वनि मौखिक रूप में वर्ण का ही एक अंश होता है जिसका कोई खंड नहीं हो सकता है, लेकिन ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है जो मौखिक भाषा की अभिव्यक्ति में काम आता है। अर्थात भाषा को जब हम बोलते हैं तो उसमें जब वर्णों के उच्चारण के लिए हमें जिन ध्वनियों का प्रयोग होता है, जो ध्वनि निकलती है वर्ण के बोलने से, वो क्या कहलाती है, ध्वनि अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। और वो जो अभिव्यक्ति होती है, मौखिक अभिव्यक्ति जो होती है ध्वनि, वो क्या बन जाती है, भाषा की सबसे लघुतम इकाई बन जाती है, सबसे छोटी इकाई बन जाती है। इसी के बाद हमने वर्ण देखे थे कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है जिसके कोई खंड नहीं हो सकते। भाषा की लिखित अभिव्यक्ति में वर्ण आवश्यक होते हैं क्योंकि वर्णों के बिना हम किसी भी भाषा को लिख नहीं सकते हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा में अ से लेके ग तक के जो वर्ण होते हैं वो इसी अभिव्यक्ति के माध्यम के लिए, इसी भाषा के प्रयोग के लिए काम में लिए जाते हैं। इसी में होता है एक अक्षर। अक्षर हम वर्ण को ही बोलते हैं। वैसे तो अगर हम खुद हमारे दिनचर्या की भाषा में देखें तो हम अक्षर वर्ण को ही बोलते हैं, परंतु अक्षर का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका नाश न हो, अर्थात जिसके और खंड न किए जा सके। ध्वनि वे ध्वनि समूह जिनका उच्चारण श्वास के एक ही झटके से हो जाए, एक ही साथ जिसे बोला जाता है, वो अक्षर कहलाता है। मतलब कि ऐसा शब्द या अक्षर जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके, वो क्या कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा। लिपि में क्या होता है, लिपि भाषा के लिखित रूप को प्रकट करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो वो जो हम पढ़ते हैं तो पढ़ने में हम जिन चिन्हों का देखते हैं, जिन चिन्हों से हम समझते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। और वो वर्ण प्रतीक चिन्ह ही क्या बन जाते हैं, लिपि बन जाते हैं, लिपि चिन्ह होते हैं। और हर लिपि चिन्ह का एक ध्वनि उच्चारण भी होता है। हमारे हिंदी भाषा में तो लगभग ऐसा ही है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। अब आपसे अगर ये प्रश्न किया जाता है, और अक्सर ये प्रश्न पेपर में आता भी है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो हिंदी भाषा की लिपि हम देवनागरी लिपि को मानते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है, तो इसका आंसर हम क्या देंगे। इसका आंसर हम देंगे कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं, यहाँ सिर्फ राजभाषा ही है। और 14 सितंबर को हम हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला था, इसीलिए 14 सितंबर को हम किस रूप में मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं।
ये सब हम पहले पढ़ चुके थे, मैं आज वापस दोहरान करा रही हूँ थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई हम वर्ण को मानते हैं, और भाषा की ही सबसे छोटी वो इकाई जो हमें एक सार्थक अर्थ प्रकट करे, क्या प्रकट करे, सार्थक अर्थ प्रकट करे, वो होती है शब्द। और भाषा की पूर्ण इकाई हम वाक्य को मानते हैं, क्योंकि उसके माध्यम से हम हमारे भाव अभिव्यक्त कर सकते हैं। एक शब्द बोलने से कभी भी हम हमारे भावों को सामने वाले को प्रकट नहीं कर पाते हैं, वो नहीं समझ पाएगा। परंतु अगर हम वाक्य के साथ उस शब्द को रखकर बोलेंगे तो वो आसानी से हमारे मन के भावों को समझ लेगा। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा की पूर्ण इकाई क्या कहलाएगी, वाक्य कहलाएगी। इसी में आती है वर्णमाला, जिसमें हम अगर देखें तो दो भाग होते हैं वर्णमाला के, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। स्वरों की संख्या 11 मानी गई है और व्यंजन वैसे तो 33 माने जाते हैं, पर अगर कुछ 5 ऐसे व्यंजन भी होते हैं जो आगत स्वर लिए गए हैं, बाहर से लिए गए हैं। इसके अलावा दो वर्ण ऐसे हैं जो ताड़न जात होते हैं। मतलब इस प्रकार से कुछ ऐसे वर्ण और हैं शामिल हमारी वर्णमाला में, और इस प्रकार से कुल वर्णमाला की संख्या 52 हो जाती है। वर्णमाला ध्वनियों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है, ये हमें बता चुकी हूँ आपको, स्वर और व्यंजन। इसमें स्वर जिनके उच्चारण में हवा हमारे फेफड़ों से निर्बाध रूप से मुख के द्वारा बाहर निकल जाए, अर्थात कहीं भी टकराव नहीं हो, जिसे हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के या किसी दूसरे स्वर की सहायता के, वो क्या कहलाएंगे, स्वर वर्ण कहलाएंगे। इन्हें हम स्वतंत्र वर्ण भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी मानी गई है, इनकी संख्या 11 मानी गई है। अ से लेकर ओ तक के जो वर्ण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है, ये इनके मात्रा चिन्ह है सभी के। इसके बाद है स्वर वर्ण जो होते हैं उनको भी फिर 3 वर्ण, वैसे तो 3 है परंतु अगर हम देखते हैं तो 4 भागों में डिवाइड किया हुआ होता है। एक होता है मूल स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है संयुक्त स्वर और चौथा होता है संधि स्वर। संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर को मिलाकर चौथा स्वर बन जाता है जो होता है संधि स्वर। तो मूल स्वर में कितने वर्ण माने जाते हैं, 4 वर्ण माने जाते हैं। दीर्घ स्वर में माने जाते हैं 3 और संयुक्त स्वर में माने जाते हैं 4। मूल स्वर में जो वर्ण माने जाते हैं 4 स्वर वर्ण, वो होते हैं अ, ई, उ, री। ये लघु वर्ण भी कहे जाते हैं। इसके बाद जो दीर्घ है इनमें आ, ई और उ है, जो बने हुए होते हैं अ और अ के मेल से तो आ बनता है, ई और ई के मेल से बड़ी ई बनती है और उ के मेल से उ बनता है। इसके बाद है ए, ऐ, ओ, औ, जो कि अ, ई, अ, ए और अ, उ और ओ, औ के मेल से बनते हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। और इन सब को ही मिलाकर क्या बोलते हैं, संधि स्वर बोलते हैं, क्योंकि ये सभी वर्ण जो हैं वो 2 वर्णों के मेल से बने हुए हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोल देते हैं, संधि स्वर बोल देते हैं। अ और अ के मेल से तो क्या बना है, आ, ई और ई के मेल से ई, उ और उ के मेल से उ, अ और ई के मेल से छोटी या बड़ी ई भी ले सकते हैं हम, इनके मेल से बने हैं ए, और फिर अ और ए के मेल से बना है अय। उसी प्रकार से अ और उ के मेल से बना है ओ, और अ और औ के मेल से बना है औ। इस प्रकार से ये 2 वर्णों के मेल से बने होने की वजह से इन्हें हम क्या कह देते हैं, संधि स्वर कह देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। इससे पहले जो हमने अब तक देखा, पढ़ा, समझा, वो हम पहले इससे पिछली क्लास में देख चुके थे। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो नया है, ये हमने पहले नहीं पढ़ा है। तो वो जो स्वर वर्ण हमने देखे हैं उन स्वर वर्णों को भी अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात उनके अलग अलग भाग बनाए गए हैं समझने के लिए, उन
कि इनके अंदर क्या छिपा हुआ है, क्योंकि वर्णमाला बहुत ज़्यादा गूढ़ है, अंदर तक छिपी हुई है, बहुत गहराई तक छिपी हुई है। इसमें से क्वेश्चंस भी वहीं से उठते हैं। ये नॉर्मल ऊपर के क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं, व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं, ये सब पुराने क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब अंदर से आते हैं तो हम स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक होता है मूल स्वर, दूसरा होता है संधि स्वर, जो आप अभी थोड़े टाइम पहले देख चुके हैं। मूल स्वर में कौन कौन से स्वर होते हैं आप सबको पता ही होगा, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। वे स्वर जो किसी दूसरे स्वर की सहायता से नहीं बने हों, जो अपने आप में ही पूर्ण हो तथा सभी स्वरों का आधार रूप हो, वे क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। हमने पढ़ा था, मैंने आपको उसी समय समझाया था मूल स्वर जब हमने देखे थे कि ये अकेले ही होते हैं, इन्हें लघु स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। मुझे जहाँ तक लगता है अब आपको समझ में याद आ गया होगा कि मैं किन स्वरों की बात कर रही हूँ। तो वो है अ, ई, उ और री। ये क्या है? ऐसे स्वर हैं जो किसी और स्वर की सहायता से नहीं बने हैं, ये स्वतंत्र रूप से ही बने हैं और इन्हीं मूल स्वरों से बनते हैं संधि स्वर। वे स्वर जो दो स्वरों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 7। मैंने ये भी बताया था आपको ऊपर कि 7 संधि स्वर हैं। इनमें से ये 3 हमने देखे थे दीर्घ स्वर में और ये 4 हमने देखे थे संयुक्त स्वर में। तो ये कुल टोटल मिलाकर कितने हैं? 7 संधि स्वर हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में किया गया है। कौन कौन से? मूल स्वर और संधि स्वर। इसके बाद अगला है जो संधि स्वर हैं, उन संधि स्वरों को भी 2 भागों में बांटा गया है, जो मैंने अभी आपको समझा दिया है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में वे स्वर जो एक समान स्वरों के योग से बने होते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब एक समान स्वर कैसे? देखिए, मैंने वैसे आपको बता दिया था, फिर भी एक बार और बता देती हूँ। अ मिलाकर बना आ, ई मिलाकर बना ई, उ मिलाकर बना उ। तो हो गए ना दीर्घ स्वर। समान स्वर हैं, ये भी समान है, ये भी समान है। एक जैसे स्वरों के मेल से जो बनते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके बाद है संयुक्त स्वर। वह स्वर जो असमान स्वरों के योग से बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। अब असमान स्वरों के योग से बने हुए हैं ये असमान स्वर हम कैसे निकालेंगे? अब देखिएगा, ये तो है अ प्लस ई से बना है ए। क्या बना है इससे? ए। अब अ प्लस ये जो ए है इसको यहाँ लेंगे तो बनेगा अ। आगे समझ में? ये दोनों क्लियर? अब अगला देखते हैं, ओ और औ वाली चीज देखते हैं हम कि ओ किससे बना है और औ किससे बना है। अ प्लस उ से बना है ओ। अब अ प्लस इस ओ को लेंगे हम यहाँ पर और इनके मेल से बनेगा औ। आया समझ में कि किस तरीके से संयुक्त स्वर बने हैं? इस तरह से संयुक्त स्वर बने हुए हैं। तो आप
ये आपके क्लियर हो गया। अब हम अगला वाला वर्गीकरण देखते हैं, उच्चारण काल के आधार पर या फिर मात्रा के आधार पर। इसे हम कह सकते हैं समय के आधार पर कि किस वर्ण को बोलने में कितना समय लगता है, उस आधार पर वर्णों का विभाजन किया गया है कि कौन सा विभाजन, कौन सा वर्ण किसमें रखा जाए, किस कालक्रम में रखा जाए। तो उच्चारण में लगने वाले समय व मात्रा के अनुसार स्वर 3 प्रकार के माने गए हैं। कितने प्रकार के माने गए हैं? 3 प्रकार के माने गए हैं। एक है ह्रस्व स्वर, जिन्हें हम लघु स्वर भी कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। ये जो प्लुत स्वर है ये अधिकतर संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, हमारे हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता है, परंतु फिर भी जब गणना की जाती है तो इनको पढ़ना आवश्यक होता है, इसलिए हम इन्हें पढ़ रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कौन कौन से होते हैं, जो उच्चारण इस समय के आधार पर, किसके आधार पर? समय के आधार पर या मात्रा के आधार पर। वे स्वर जिनके उच्चारण में अल्प मात्रा का समय लगता हो, अल्प समय यानी कि कम समय लगता हो, अल्प समय लगता हो यानी एक मात्रा का समय हम जिसे कहते हैं, हम छंद पढ़ते हैं काव्य शास्त्र में, तो वहाँ पर हम देखते हैं अल्प मात्रा यानी कि एक मात्रा अर्थात खड़ी पाई, जिसका मान भी एक ही होता है, वो होता है। तो अल्प मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये वही 4 स्वर हैं जो मूल स्वर में आते हैं, अ, ई, उ, री। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहा जाता है। अब इसी में दूसरा है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर देखते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर से अधिक समय लगता हो। अब लघु स्वर से अधिक अर्थात 2 मात्रा का समय लगता हो, उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। 2 मात्रा कैसे होगी? एक तो दोनों लघु लघु स्वरों से मिलकर तो दीर्घ स्वर बना था, तो इसीलिए यहाँ पर ये माने जाएंगे। तो दीर्घ स्वर मात्रा या समय के आधार पर 7 होते हैं और इन 7 का वर्णन हम देख चुके हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनमें मात्रा का समय कितना लगता है? 2 मात्रा का समय लगता है। या फिर हम छंद में अगर देखते हैं, छंद के आधार पर, तो इस प्रकार का मात्रा चिन्ह बनता है और इनका मान होता है 2। तो उसी आधार पर यहाँ पर वर्णों को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें प्रथम था लघु स्वर, ह्रस्व स्वर 1 मात्रा व समय, दीर्घ स्वर 2 मात्रा समय और तीसरा है प्लुत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता हो, प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब इसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगेगा बोलने में, प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर का उच्चारण अधिकतर संस्कृत भाषा में जो मंत्र होते हैं उनके उच्चारण के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब जैसे हम किसी को अगर बहुत दूर है कोई और उसे आवाज़ देते तो हम लंबी आवाज़ देते हैं, उसे बहुत लंबा समय लेकर हम बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? प्लुत स्वर हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं दूध, राम। तो इस प्रकार जब हम लंबा समय लेंगे किसी वर्ण शब्द को बोलने में, तो वहाँ पर कौन से स्वर हो जाएंगे? प्लुत स्वर हो जाएंगे। जैसे हम ओम बोलते हैं तो हम ओम नहीं बोल देते, इसे ओम ऐसे बोलते हैं हम। तो इस प्रकार से इसमें 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है, इसीलिए यहाँ मतलब इनमें अधिक समय लगता है बोलने में, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर कहा जाएगा। अब तीसरा है जिह्वा स्थिति या सक्रियता के आधार पर, अर्थात जहाँ पर उच्चारण में जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उन वर्णों के उच्चारण में जब जिस जीभ का जो भाग सक्रिय होता है, उस आधार पर हम क्या मानते हैं? वर्णों की स्थिति मानते हैं कि कौन सा वर्ण जीभ के किस भाग से उच्चारित हुआ है, या हम कह सकते हैं कि किस वर्ण को बोलने पर जीभ का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो इसी आधार पर हम जिह्वा स्थिति के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं, और जिह्वा स्थिति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अभी हम आगे देखेंगे इसको भी कि कौन कौन से 3 प्रकार हैं।
हम साइंस में पढ़ते हैं जिस प्रकार से कि जो स्वाद होता है वो जीभ के 3 भागों में अलग अलग स्थान से अलग अलग स्वाद का हमें अनुभव होता है। मतलब कि अलग अलग जीभ का भाग हमें अलग अलग स्वाद का बताता है कि कौन सा स्वाद किस प्रकार का है। मीठे स्वाद के लिए अलग भाग होता है, कड़वे के लिए अलग होता है, खट्टे के लिए इसी प्रकार से खट्टे के लिए अलग होता है। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है साइंस की, पर फिर भी इतना सा है। तो उसी प्रकार से जो हमारी वर्णमाला है इसमें भी स्वरों का जो उच्चारण स्थान होता है वो भी अलग अलग जीभ के अलग अलग भागों को प्रभावित करते हुए होता है, और उसी आधार पर जिह्वा स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्वरों का 3 भाग किया गया है, जो है अग्र, मध्य और पश्च। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य भाग से, जिह्वा के मध्य भाग से कौन सा स्वर उच्चारित होता है, या कौन से स्वर के उच्चारण करते समय जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय बनता है। तो फिर आप क्या आंसर दोगे? तो इसीलिए हम इन्हें देखते हैं कि क्या क्या है। अग्रस्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा के आगे का भाग, जो प्रथम भाग होता है जिह्वा के आगे का भाग सक्रिय होता है, उसे क्या कहेंगे? हम अग्रस्वर कहेंगे। ई, ए, री हम बोलकर देखेंगे हमारी जीभ आगे की अपने आप ऊपर नीचे होती है। तो जहाँ पर इन वर्णों के उच्चारण में इस तरीके की सक्रियता आती है जिह्वा की, वहाँ पर अग्रस्वर कहलाते हैं। और अगर आपको पहचान नहीं हो पाती अपने बोलने से, तो आप बस याद रख लीजिए कि ये जो वर्ण हैं, स्वर वर्ण, ये क्या होते हैं? जिह्वा के अग्रभाग से उच्चारित होते हैं, या इनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग जो होता है वो सक्रिय होता है। जब हम इन्हें बोलते हैं तो जिह्वा का अग्रभाग ही प्रभावित होगा। तो अग्रस्वर ई, ए, री, और मध्य स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का बीच का भाग यानी कि मध्य भाग सक्रिय होता है, उसे क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। और इसमें केवल एक ही वर्ण आता है जिसे बोलते हैं अ। अ वर्ण के उच्चारण में जिह्वा का जो मध्य भाग होता है वो सक्रिय होगा। अब आता है जिह्वा का पश्च भाग, पीछे का भाग। वे स्वर जिनका उच्चारण वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग अर्थात पश्च भाग सक्रिय हो जाता है, उसे क्या कहा जाते हैं? उन्हें कहते हैं पश्च स्वर। और इनमें आ जाता है आ, उ, री, ओ, औ। क्या क्या आ जाएंगे? आ, उ, री, ओ, औ। इसमें हमारी जिह्वा का जो पीछा भाग है ना, वो भी थोड़ा ऊपर होता है इनको जब हम बोलते हैं। आ, ई, री, रू, ओ, औ। अपने आप पीछे के भागों से सक्रियता उत्पन्न हो जाती है जिह्वा के। जिह्वा की अपने आप बनावट उस तरीके की हो जाती है जब हम उस वर्ण को बोलते हैं कि वो अपने आप उस वर्ण के उच्चारण से सक्रिय हो जाती है कि ये वर्ण यहाँ से उच्चारित होगा। अब हम चौथा प्रकार देखते हैं, यानी कि चौथा वर्गीकरण देखते हैं। इसी में हम चौथा वर्गीकरण देखते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर अर्थात होठों, ओष्ठ यानी होठों की आकृति के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं ये देखते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के माने गए हैं। कितने प्रकार के माने गए हैं? 2 प्रकार के माने गए हैं। अब कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं हम। ओष्ठाकृति के आधार पर जो 2 स्वर माने गए हैं वो है वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार और अवृत्ताकार का अर्थ मैं एक बार आपको यही समझा देती हूँ, परिभाषा से हम बाद में समझ लेंगे। वृत्ताकार में वृत्त, गणित में वृत्त होता है ना, कैसा होता है वो? गोल। तो उसी प्रकार से जब किसी वर्ण का उच्चारण हम करते हैं तो हमारे होठों की जो आकृति होती है वो थोड़ी गोल हो जाती है, और अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर वृत्तमुखी स्वर बनते हैं। और अगर वर्णों के उच्चारण में हमारे होठों की आकृति गोल नहीं होती है तो वो स्वर क्या कहलाते हैं? अवृत्तमुखी स्वर
कहलाते हैं। देखते हैं कौन कौन से वृत्तमुखी और कौन से अवृत्तमुखी हैं, और आप बोलकर देखना, पता लग जाएगा। वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, उन्हें वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? ऊ, ऊ, ओ, औ। आप बोलकर देखिए, अपने आप आपके होठ गोल हो जाएंगे। हंसने वाली बात नहीं है, सच में गोल हो जाते हैं। आप बोलकर देखना, ट्राई करो, अपने आप गोल होंगे। होठ गोल हो जाते हैं इन वर्णों के उच्चारण में, ऊ, ऊ, ओ, औ में। दूसरा है अवृत्ताकार। अवृत्ताकार यानी कि अवृत्तमुखी स्वर। इनमें क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल नहीं होता, उन्हें अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, ए, ऐ, री। इनके उच्चारण में होठों की आकार जो होता है वो गोल नहीं होता है। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, या करना भी चाहिए, मैं तो ये बोलती हूँ। तो आज हमने स्वरों के वर्गीकरण में 4 वर्गीकरण पढ़े हैं। बाकी के वर्गीकरण अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपने आज जो पढ़ा समझा, आशा करती हूँ वो समझ आ गया होगा। नहीं आया हो तो इसे दोबारा देखिएगा। वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है जिनमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। वर्ण के क्वेश्चन जरूर आते हैं, कहीं से भी आए। वर्ण के 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आएगा, अगर ये आपके सिलेबस में दे रखा है तो वर्ण विचार। इसीलिए आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। नहीं समझ आता है, कोई परेशानी आती है किसी चीज़ में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और साथ ही मैं ये उम्मीद करती हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएंगे। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।